हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। एनसीईआरटी की सीरीज में ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है और ये आपके बीपीएससी टीआरई जो 4.0 एंड 5.0 होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है उसमें एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी से ही क्वेश्चंस आपके आएंगे और अभी तक आते रहे हैं। बाकी कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका एनसीईआरटी जो होता है वो बेस होता है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ती है, क्योंकि ऑब्जेक्शन में जब आपका जो साक्ष्य लिए जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं और इन्हीं के क्वेश्चंस आप जब ऑब्जेक्शन करते हैं, ऑब्जेक्शन वगैरह, तो इसी के मान्य होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड जो चैप्टर होने वाला है। इसका सेकंड चैप्टर इसका है ग्लोब। जो हम लोग ग्लोब देखते हैं उसमें अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे इसमें। तो देखिए आप इसका थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये उत्तर दिशा, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर छोटी जो थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई होती, इन्हें आप जैसे गोलाकार बना होता है आपका ग्लोब देखा होगा और आप अपने ऑफिस वगैरह में देखा होगा उस तरीके से। तो जैसे आपकी जो पृथ्वी है दीर्घवृत्ताकार टाइप की होती है, तो उस तरीके से ये बनाई कल्पना करी जा सकती है, ठीक है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ पैमाने होते हैं, जैसे आपकी जो ओरिजिनल दूरी होती है, जैसे किसी जगह पे 1 किलोमीटर दी गई है, तो उसे आपके ग्लोब में जो है 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर की दूरी का दिखाया जाता है, उसे पैमाना बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो सांकेतिक इसमें चिन्ह यूज किए जाते हैं। देखिए ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं, और पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार से घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है, क्योंकि इसमें घूर्णन गति होती है, ठीक है। आपके पृथ्वी एक घूर्णन गति करती है, एक परिक्रमण करती है सूर्य का, उसी तरीके से ग्लोब में जो आपके देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो देखिए एक ग्लोब में झुकी हुई, जो ग्लोब में सुई होती है झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ग्लोब वह दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, जैसे आप ग्लोब देखेंगे इस तरीके से बना होता है, थोड़ा तिरछा टाइप का होता है, और यहाँ पे आपका ये सुई बनी होती है। तो जहां से ये गुजरती है ये आपका उत्तरी बिंदु हो गया, ये आपका दक्षिणी बिंदु का है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल और ये नीचे साउथ पोल होता है। इसमें देखिए ग्लोब को इस सुई के चारों ओर और पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, ठीक है। देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी है आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बाकी जो आपका शुक्र ग्रह और आपका एक आता है और आपका अरुण, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो आपके विपरीत कक्षा में ये चक्कर लगाते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये दो ग्रह हैं, ठीक है। तो ये आपका पृथ्वी जो है आपके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बने भी हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए याद रखिए इन दोनों में एक अंतर है, जो आपकी जो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। हम लोग जो ग्लोब देखते हैं उसमें आपके एक सुई बनी होती है, उसी में ये घूर्णन करती है, बल्कि ऐसा पृथ्वी में सच में नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक काल्पनिक रेखा के अनुसार वो घूर्णन करती है। और जो पृथ्वी अपने जो परिक्रमण करती है सूर्य के चारों ओर, वो भी एक काल्पनिक ही दीर्घवृत्ताकार में करती है। नेक्स्ट देखिए, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए इसमें कौन सी है, थोड़ा सा इसमें जो बॉक्स दिया गया इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दें। ये सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। तो एक तरीके बता दिया आपका, अगर आपके पास ग्लोब नहीं है तो उस तरीके से देख सकते हैं, और ये करके सीखने वाली चीजें, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपके दूसरी जो आपकी जो रेखा होती है काल्पनिक, एक तो आपकी हो गई जो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, ठीक है, ये वाली, तो ये आपके उत्तर से दक्षिण घूमती है और ये आपके जो घूर्णन होता है उसको निर्धारित करती है। बाकी एक आपकी होती है बीच में जो जाती है काल्पनिक रेखा, जो दो बराबर भागों में बांटती है, तो इसे बोलते हैं आपकी
अक्षांश यानी विषुवत व्रत बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए विषुवत व्रत जो होता है, ये आपके विषुवत व्रत पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या जो भी समानांतर होती है रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, और अक्षांशों को अंश से मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विषुवत व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो आपका ग्लोब बनता है उसमें आपकी ये जो इस तरीके से काल्पनिक जो आपका व्रत बनता है इसे अक्षांश बोलते हैं, जो मिडिल में चलती है। और इस अक्षांश में क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है। इस वजह से आपने देखा हो अफ्रीकन जो होते हैं वो ज्यादा काले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विषुवत व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी की चारों ओर के व्रत का 1/4 है, अतः इसका माप जो होता है 360 अंश यानी 360 डिग्री बोल सकते हैं, या 1/4 यानी 90 डिग्री का अंश का होता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश एवं जो आपका उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 डिग्री जो आपका होता है दक्षिणी अक्षांश, ये दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। जो आपका उत्तर में बना हुआ है यहाँ पे, तो ये आपका 90 डिग्री पे आपका होता है उत्तरी अक्षांश जो उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और नीचे आपका होता है दक्षिणी अक्षांश वाला जो दक्षिणी ध्रुव में कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार विषुवत व्रत के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जो आपके इसे काटा जाता है यानी दो भागों में जब विभाजित करेंगे, तो ये जो आपकी काल्पनिक रेखाएं ऊपर वाली होगी, इसे आपके जो विषुवत रेखाएं होगी ये दक्षिण में स्थित होती है, दक्षिणी व्रत बोलते हैं इसे। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं, और उत्तर वालों को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, जो उत्तर में बनती है। और ये अक्षांश जो होती है आपकी लेटी हुई होती है, और देशांतर जो होती है आपकी लंबी लंबी खिंची होती है, एक जिस तरीके से इस तरीके से आपकी इसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। बाकी जो आपकी लेटी होती है इन्हें आपकी लेटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, अभी हम आपको इसका डायग्राम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में जो पड़ता है ब्राजील। ठीक है, यहाँ पे आपके जो सबसे बड़ा जंगल है इसमें अमेजोन वाला। ठीक है, तो में बोलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री पे स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत व्रत के 20 डिग्री उत्तर में है एवं बेलो होरिजोंटो विषुवत व्रत के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो आपका दक्षिण और उत्तर का आप ये समझ गए होंगे, एक ही अक्षांश में है लेकिन आपके उत्तर और दक्षिण में, तो इसलिए इसमें दिशा का निर्धारण करने के लिए आपकी जो दिशाएं होती हैं उनको लिखना जरूरी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है तथा बेलो होरिजोंटो ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे चित्र में स्पष्ट किया गया है, ये दिया गया है, जैसे जैसे हम विषुवत व्रत से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ठीक है, विषुवत व्रत से दूर जाएंगे अगर, जैसे आपका ये विषुवत व्रत दिया गया है, इससे दूर जाएंगे तो ये आपका ये घटता चला जाएगा। ठीक है, एक लास्ट बिंदु जब आएंगे आप यहाँ तो उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप दक्षिण में जाएंगे तो ये घटता हुआ जाएगा, तो यहाँ पे छोटा सा रह जाएगा जिसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ महत्वपूर्ण अक्षांश जो होती है समानांतर रेखाएं। विषुवत व्रत आपके 0 डिग्री होता है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। ठीक है, सॉरी उत्तरी अक्षांश वाला, और दक्षिणी ध्रुव जो होता है 90 डिग्री दक्षिण होता है। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं, तो उन्हें बाद में देखते हैं। चलिए पहले आपको डायग्राम दिखा देते हैं इसका। यहाँ से देखिए इस तरीके से जब आप देखेंगे, वैसे आप अक्षांश पे देखते हैं या ग्लोब पे देखते हैं, तो ये आपको काल्पनिक रेखाएं ऐसे लगेंगी कि ये जैसे लाइन खींची हुई है। हालांकि ऐसा नहीं होता, जब आप ऊपर से देखेंगे, जैसे उत्तर यहाँ से देखेंगे, तो ये एक सर्कल होता है। ये सर्कल थोड़ी थोड़ी दूरी पे दिखाई पड़ते हैं आपको, तो ये आपके अक्षांश होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ये आपके एक क्रम में होती हैं। ठीक है, ये आपके जब तक आप उत्तरी ध्रुव पे जाएंगे तो ये क्रम जो होता है छोटा होता चला जाता है, या सर्कल आपका छोटा होता चला जाता है। और ऐसे ही आप नीचे जाएंगे दक्षिण में, तो दक्षिण में भी आपका जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनका जो सर्कल होता है वो छोटा हो जाता है। तो यही बात अभी आपको बताई थी। अब जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, ये आपका 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस तरीके से आप जाएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बचेगा, और उसे आप वो बोलेंगे उत्तर ध्रुव। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए ये
क्योंकि काफी बार ये पूछा जाता है कि आपके जो उष्ण कटिबंध कौन सा है, विषुवत व्रत कौन सा है, मकर रेखा कौन सी, दक्षिणी शीतोष्ण कौन सा है, शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो इस एक डायग्राम में आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए आपका ऊपर का होता है उत्तरी ध्रुव और नीचे का जो भाग होता है आपका दक्षिणी ध्रुव होता है। और ये जो आपका इसे बांटा गया है, जैसे आपका ये 0 डिग्री है, ठीक है, इसके ऊपर जब जाएंगे तो 23.5 डिग्री आपकी पृथ्वी भी झुकी हुई है, आपको पता होगा। ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी वाला होता है इसे कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसे कैंसर बोलते हैं और कैंसर लाइन बोलते हैं। ठीक है, कर्क रेखा को। नेक्स्ट आपका जब नीचे आएंगे, इसी आपके जो दूसरा व्रत है आपका अक्षांश व्रत, ये 23.5 डिग्री जो दक्षिणी वाला है इसे मकर रेखा बोलते हैं, कैप्रिकॉन रेखा बोलते हैं, कैप्रिकॉन लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तरी रेखा जो होती है आपकी, ये कर्क रेखा कहलाती है और जो दक्षिणी में है आपके 23.5 डिग्री में, ये आपकी मकर रेखा कहलाती है। तो दोनों याद रख लीजिएगा। ठीक है, और इनके जो बीच का भाग होता है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये आपका जो बीच का भाग होता है ये होता है उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, इसके बीच में जो भी देश पड़ेंगे वो आपके होंगे उष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट आपका देखिए, इसके बाद आपका आता है इसके बाद आता है आपका उत्तरी में, जैसे आप जाएंगे 66.5 डिग्री। ठीक है, सीधा आप 66.5 डिग्री जाएंगे आपने, तो 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसमें आपका पड़ता है ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधी। ठीक है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधी की लाइनें होती हैं यहाँ पे। तो ये आपके 23.5 डिग्री उत्तरी से लेके आपके 66.5 डिग्री उत्तर तक ये आपकी होती है शीतोष्ण। तो आपने शीतोष्ण घाट के मैदान पड़े होंगे, घास मैदान। और नेक्स्ट आपका देखिए दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध जो है आपका, तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी से 66.5 डिग्री दक्षिण में ये आपका पड़ता है शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि दक्षिण वाला। तो इस तरीके से इसे बांटा गया है। और देखिए आप ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा अपने बुक में, या भी आपके पास अगर बुक है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए आप चैनल पे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका जो है 66.5 से आपका 90 डिग्री के बीच में जो आपका उत्तरी में है, तो ये होता है शीत कटिबंध, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, यानी बर्फ जमी होती है। तो ये वाला जो इलाका है आपका, ये देखिए येलो कलर का मैंने कर दिया है, तो ये वाला जो है आपका, ये आपका शीत कटिबंध है। इस तरीके से दक्षिण जब आएंगे 66.5 से 90 के बीच में, तो ये भी आपका शीत कटिबंध हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें कुछ भागों को बांटा गया है। ठीक है, तो आपका अब आप ये समझ गए होंगे कि आपका शीतोष्ण कौन होता है, उष्ण कटिबंधी कौन होता है, शीत कटिबंधी कौन सा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, जो अभी 4 दिशाएं और बताई गई थी, 2 दिशाएं इसमें दिया गया था। देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो होती है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी में। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको डायग्राम के माध्यम से। और जो दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध में मकर जो रेखा होती है 23.5 डिग्री, यहाँ पे 1/2 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, 1/2 लिख लीजिए, और यहाँ पे भी 1/2 रहेगा। जो आपका 23.5 डिग्री उत्तरी जो आपका दक्षिण में होता है, इसे बोलते हैं आपकी मकर रेखा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मकर रेखा और कर्क रेखा, आप जान गए होंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो माइनर पॉइंट होते हैं उन्हें ध्यान रखिएगा, उत्तर और दक्षिण का, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट आपका जो विषुवत व्रत है 66.5 डिग्री जो होता है उत्तर में, उत्तरी ध्रुव व्रत होता है। और आपका विषुवत व्रत रेखा जो 66.5 डिग्री होती है दक्षिण में, इसे दक्षिण ध्रुव व्रत बोलते हैं। ठीक है, और जब 90 डिग्री जाएंगे तो उसको जो आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, उसमें व्रत नहीं लगेगा उसमें। ठीक है, दोनों बात समझिएगा। देख देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध जो होते हैं, देखिए कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो आप कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, मैंने बताया था आपको, जो आपका बीच का भाग होता है इस तरीके से, यहाँ पे जो इसका भाग होता है ये वाला, तो ये आपके यहाँ पे सूर्य की किरणें काफी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। और इसके बाद आप आएंगे तो ये शीतोष्ण होता है, फिर लास्ट में आपका शीत कटिबंध होता है। ठीक है, तो देखिए आपका नेक्स्ट आपका देखिए इसमें दिया गया कर्क रेखा तथा मकर के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है और ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था इस तरीके से जब आप करेंगे, ये आपका विषुवत है। ठीक है, और ये आपका रहेगा 23.5 डिग्री,
और इसके बाद आपका आएगा 66.5 डिग्री ये वाला। तो ये वाला भाग जो बोला गया है इन्होंने ये बताया आपका शीतोष्ण कटिबंध वाला इस तरफ से उत्तर में, और ये आपका दक्षिण में, ये रहेगा आपका उत्तर में। ठीक है, तो ये आपके शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। और जो बीच का भाग मैंने बताया था ये आपका रहता है शीत कटिबंध, सॉरी उष्ण कटिबंध। अब ये जो बचेगा ये पॉइंट मैंने किया हुआ है ये आपका होता है शीत कटिबंध। यहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है। ठीक है, ये आपके जो उत्तर और दक्षिण में पड़ता है ये आपके शीत कटिबंध होते हैं। तो इसे आप अगर समझ लेंगे ना तो आपका ये ग्लोब है ये अच्छे से कवर हो जाएगा आपका, क्योंकि ग्लोब से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइनर डिफरेंस होता है इनमें उत्तर और दक्षिण का, सिर्फ इसी में आपके 1 मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट देखते हैं, 3 चीजें आपको बताई थी, एक आपका था उष्ण कटिबंध, फिर आपका शीतोष्ण कटिबंध और फिर आपका आता है शीत कटिबंध। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इन पॉइंट को समझिएगा कि बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है जो सूर्य की किरणें होती हैं सूर्य की, तो ये आपके तिरछी पड़ती है, तो ये तिरछी की वजह से वहां पे पहुंच नहीं पाती है, तो ये क्या होती है यहाँ पे सर्दी ज्यादा होती है, इसलिए ये शीत कटिबंध होता है कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया गया है, जिस तरीके से आपको टॉर्च के माध्यम से दिखाया गया कि जब टॉर्च यहाँ पे सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज या कम क्षेत्र पर फैलता है तो इस तरीके से दिखाया गया। बाकी अगर आप इस प्लेट को जो भी है तिरछा करेंगे तो इसमें आपके जो ऊपर वाला भाग है इसमें आपके जो प्रकाश है वो कम पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके जो सर्दी ज्यादा होती है इसी वजह से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। और देखिए तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है, तो ये फैल जाता है इस वजह से। आप यहाँ पे देखिएगा ये आपके जो देशांतर रेखाएं इस तरीके से दिखाई गई हैं, तो ये जो आपकी लंबी लंबी रेखाएं होती हैं इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं इंग्लिश में, जो लेटिव होती है उन्हें आपकी लेटीट्यूड बोलते हैं। इस तरीके से ये आपकी अक्षांश के बारे में हमने जान लिया। अब चलिए देखते हैं देशांतर के बारे में जो जानकारी है थोड़ी सी। देखिए आप लोगों ने पढ़ा सभी होगा लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए देशांतर क्या होती है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्ष के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, तो आपकी देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो दूरी का अनुमान लगाती है। ठीक है, देखिए इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर, इन जो संदर्भ रेखाएं होती हैं इन्हें देशांतरीय यामोत्तर कहा जाता है। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, देशांतर के अंशों में मापा जाता है। देशांतर के अंशों में माप होती है इसमें। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। तो ये आपके जहां पे भी मिलेंगी, जैसे आपका दक्षिण ध्रुव में जब मिलती है इस तरीके से, तो यहाँ पे शून्य हो जाती है। ठीक है, और इनके बीच में जो दूरी होगी वो आपकी ज्यादा होगी, और दक्षिणी ध्रुव में या उत्तरी ध्रुव में ये आपकी शून्य हो जाएगी। ध्रुवों पर बढ़ने पर क्या होती है, ये घटती जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनके बीच की जो दूरी होती है आपकी ध्रुवों के तरफ बढ़ने पर घटती है। ठीक है, और जो आपकी विषुवत रेखा में सबसे दूरी यही होती है इनकी। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है अक्षांश या समानांतर रेखाओं के भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, यहाँ पे ग्रीनिच लिखा हुआ ग्रीनविच है, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। अभी देखिए आपने विषुवत रेखा पढ़ी थी जो 0 डिग्री थी, जो आपके पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, उसे 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्या किया गया है, एक 0 डिग्री देशांतर बनाएगी जो बिल्कुल मध्य से निकलती है, और ये आपका है ग्रीनविच ब्रिटिश में, वहां से निकलती है। और इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, जिसका मान कितना होता है, 0 डिग्री देशांतर। तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरफ बढ़ेंगे तो ये आपका 180 पूर्व हो जाएगा, ये पूर्व में होता है,
और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये आपका दक्षिण, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो भारत है वो पूर्व की तरफ है, तो 5.5 घंटे जो होता है हमारा जो भारत है वो आगे रहता है ग्रीनविच से, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग ये पूर्व में रहेगा इस तरीके से। अभी आएगा इसमें आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया भी था, काफी क्वेश्चन पूछा था ये 5.5 घंटे का। नेक्स्ट देखिए, इसका जो मान है 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व लिखा जाता है और पश्चिम के लिए अक्षर पा लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। देखिए आपका जैसे इस तरीके से पृथ्वी बनाएंगे तो ये जो बीच का मिडिल का होता है इसे 180 रेखा बोलते हैं, इसका जो मान होता है, तो इसे 180 पूर्व बोल सकते हैं, 180 इसे पश्चिम भी बोल सकते हैं। तो ये एक ही रेखा होती है, ठीक है, और एक ही जगह पे स्थित है। अब देखिए इसमें, अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तरों के बीच बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे असम में धुबरी एक जगह है, 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो आप इससे क्या लगा सकते हैं, इसका एग्जैक्ट जो आपका जो दिशा है या आपके जो पॉइंट है वो आप निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर उत्तरी आपका 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश दिया होगा, देशांतर नहीं दिया होगा, तो आप उसकी जो दूरी है उसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं, या वो कहाँ पे स्थित है उतना आप एक्यूरेट डाटा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अक्षांश रेखाएं ऐसी लेटी हुई होती है। तो आपका जैसे ये 26 डिग्री है, ठीक है, तो आप इसमें कहाँ पे देखेंगे, अगर उसने बोल दिया उत्तरी अक्षांश में, तो इस पॉइंट पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज अगर आपको जो देशांतर के माध्यम से बताया जाए कि ये देशांतर के माध्यम से यहाँ पे आपका 90 डिग्री होगा जाके, ठीक है, जो भी है यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो ये आपका अक्षांश और देशांतर का जहाँ पे भी जो पॉइंट होगा एक साथ जो क्रॉस करेंगे वहां पे अगर मिलता है तो वो आपका असम का धुबरी कहलाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बाकी मैं आपको अलग अभी इस डायग्राम के माध्यम से बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये बिंदु धुबरी की सही दिशा सही स्थिति होगा। वही मैं आपको बताने वाला हूँ, जहां पे भी आपका अक्षांश और देशांतर मिलके एक पॉइंट को काटेंगे वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी। जैसे आपका धुबरी का बताया इन्होंने, एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब देखिए इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 तथा क्षैतिज रेखाओं को का खा गा गा ड़ा अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आ बा सा दा धा नामों से व्यक्त कीजिए। तो एक ये आपका क्रियाकलाप दिया गया है। देखते हैं आपके जो डायग्राम के बारे में दिया गया, यहाँ पे चित्र दिया गया, देखिए कुछ इसमें आपका बॉक्स में दिया गया। एक वृत्त खींचिए, मान लीजिए कि प्रमुख यामोत्तर इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को रंगकर नामांकित करें। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त खींचिए जिसे विषुवत वृत्त 2 बराबर भागों में बांटे। अब उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को रंग दीजिए। यानी कि उन्होंने बताया कि अक्षांश और देशांतर को एक साथ आपको एक ही ग्लोब में दिखाना है। तो देखिए आपकी ये जो लेटी हुई है 0 डिग्री, ये आपकी है विषुवत वृत्त, ठीक है। विषुवत आपकी अक्षांश है 0 डिग्री, और ये आपकी जो बीच में गई है मिडिल में, ये आपकी देशांतर है 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर इस तरफ जाएंगे तो आपकी ये पूर्व देशांतर रहेगी, और इस तरफ जाएंगे आपकी पश्चिमी देशांतर रहने वाली है, ठीक है। और ऐसे ही आप अगर अक्षांश में जाएंगे तो ऊपर अगर जाएंगे आपका तो ये उत्तर में रहेगा, और नीचे जब जाएंगे तो ये दक्षिण रहने वाला, ठीक है। इस तरीके से दिशा निर्धारण किया जाता है। बाकी अगर आप जैसे जो अपने भारत की स्थिति है जिस तरीके से यहाँ पे दिया गया कि आपके कर्क रेखा में के बीचों बीच में पड़ता है, यानी कि यहाँ पे भारत आपका लगभग पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होते हैं ये जो आपके क्रॉस करते हैं सेक्शन, तो ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, ठीक है। अगर आपको देशांतर रेखाएं ना दी जाए तो आप किसी भी जगह की
जो करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट जो जगह है या लोकेशन है, आप नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए ये जो रेखाएं हैं वो काल्पनिक बताई गई हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, ये आपका दिया गया डायग्राम इस तरीके से। थोड़ा सा मैंने इसको रोटेट किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं समझा पाऊंगा। ये देखिए आपका जो ग्रीनविच है, ये आपका ग्रीनविच 0 डिग्री इसे माना गया है यहाँ पे, ठीक है, ये 0 डिग्री है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये पूरब का हिस्सा कहलाएगा, ठीक है, ये पूरब का हिस्सा कहलाएगा। बाकी अगर इस तरफ जाएंगे आप तो ये आपका पश्चिम का हिस्सा कहलाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को समझ लीजिए आप। और ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये आपके ये इंग्लैंड से निकलती है, ये ग्रीनविच एक शहर है वहाँ पे, ठीक है, वहां से ली गई। अगर आप देखिए यहाँ पे जो +1 +2 लिखा हुआ है, देखिए आप थोड़ा सा जूम करते हैं, ये रहा आपका, ठीक है। तो ये +1 है, +1 दिया, +2 दिया, +3 दिया, तो ये घंटों का अंतर है, ठीक है। आप इधर आएंगे अपने भारत की तरफ, ये देखिए प्लस लिखा हुआ है, प्लस 5.5 डिग्री, ठीक है, 5.5, यानी कि ये आपका जो भारत है इस जो ग्रीनविच से आपके 5.5 घंटे हमेशा आगे रहेगा, ठीक है। तो ये आप देखते होंगे कि आपके जो अमेरिका में है या इंग्लैंड में है, उनमें दिन और रात का थोड़ा सा अंतर होता है, तो इसी वजह से होता है। 5.5 डिग्री आप देख लीजिएगा, सॉरी 5.5 घंटे जो होता है इसमें अंतर रहता है। वहां का टाइम जो होगा उसमें आप 5.5 घंटे जोड़ लीजिएगा तो आपका भारत का टाइम निकल आएगा। बाकी अपने भारत के टाइम से 5.5 घंटे अगर घटाएंगे तो वहां का निकल आएगा। और अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है, जैसे आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो 5.5 तो आपका यहीं पे हो गया, ठीक है, 5.5 आपका यहाँ पे हो गया ग्रीनविच के पास में। और अगर आप यहाँ पे अमेरिका इस तरीके जाते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे 6.5 दिया, यहाँ पे 6 दिया गया या 5 दिया गया, तो आपको 5.5 और ये 5, ये आपका हो गया 11.5, सॉरी 10.5। अगर 6 लेंगे तो आपके 11.5, यानी लगभग आधे दिन का या आधे रात का फर्क हो जाता है। इसी वजह से वहां पे सुबह का होता है तो अपने आप पे शाम हो जाती है, ये अंतर होता है इसमें, ठीक है। बाकी देख लीजिए, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया, यहाँ पे आपका ये उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका पड़ता है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा जो आपका विश्व का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है। और ये आपका जो द्वीप है अफ्रीका द्वीप है, और इसके ऊपर ही आपका यूरोप है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका यूरोप है और ये आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है। मैप भी आप समझना सीखिए, क्योंकि मैप जो है ना, मैप से आपकी जो ज्योग्राफी होती है ना, वो मैप पे ही आधारित होती है। अगर आपने मैप अच्छे से पढ़ लिया और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया ना, तो आपका जो ज्योग्राफी है कभी भी वीक नहीं होगा। और ये देखिए आपका ये रशिया इतना बड़ा है, ठीक है, और ये आपका प्रशांत महासागर दोनों तरफ से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हिंद महासागर अपने भारत के नीचे में हिंद महासागर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें देशांतर और समय के बारे में बताया गया कि हम समय का निर्धारण कैसे करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है, ठीक है। और स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है परछाई, ठीक है, क्योंकि दोपहर में अगर आप खड़े होंगे तो आपकी जो परछाई होगी आपके पैरों तले नीचे आएगी, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी शाम होगी तो ये दूर चली जाती है, या सुबह होती तो इसमें आपका थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। नेक्स्ट देखिए, इस पर लिखा हुआ, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, ठीक है। इसीलिए आपको बताया प्लस का 5.5 घंटे आगे रहता है हमारा भारत, ठीक है। हमारे भारत का जो टाइम है 5.5 घंटे आगे रहता है। देखिए आप, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम है उनका समय पीछे होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो पृथ्वी है चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर, जिस तरीके से आपका पश्चिम से पूर्व की दिशा लगाती है, तो इसलिए आपका जो पूर्व में है वो समय हमेशा ही आगे रहेंगे ग्रीनविच के टाइम से, ठीक है, और जो आपके पश्चिम है वो हमेशा पीछे रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, समय के अंतर की दर की घटना जो आपके इसकी गणना होती है निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। अब देखिए, ये जो विधि दी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए, पृथ्वी जो आपका है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष का 3.5
360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। यानी घूर्णन इसका जो काल है वो 24 घंटे में होता है और वो 360 घूमती है। क्योंकि आपको पता होगा जो आपका सर्कल होता है, सर्कल का जो बीच का मिडिल का जो एंगल होता है वो 360 होता है पूरा, ठीक है। सर्कल मानिए या आप स्फीयर मान लीजिए इसे, ठीक है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री, अगर आप इसका डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में आपका 15 डिग्री निकलेगा, एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अच्छा देखिए, आप इसमें 1 घंटे में आपका 1 आवर में 15 ये डिग्री हो गया। अगर 1 घंटा निकालेंगे इसमें आप, तो 1 घंटे में आपके सॉरी अगर 1 डिग्री निकालेंगे ना तो 1 घंटे में आपके होते हैं 60 मिनट, ठीक है। तो 15 अगर इसमें डिवाइड करेंगे ना तो 15 चौके 60 यानी 4, तो ये आपका आ गया 4 मिनट। कितने सेकंड, कितने मिनट में, तो ये 1 डिग्री में आपका 4 मिनट होता है। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही दिया गया, आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया गया। तो आपका 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, यानी 1 डिग्री में आपके 4 मिनट बनते हैं। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। तो 15 में गुणा 4 करेंगे, 15 चौके 60 यानी 60 मिनट। 60 मिनट मतलब होगा 1 घंटे, यानी कि ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। कब, जब आपका 15 डिग्री पूर्व में देखेंगे, ठीक है। पूर्व में जो भी देश होगा वहां पे जो होगा आपका 1 घंटे आगे होगा, यानी कि जो आपका यहाँ पे 12 बजा था ग्रीनविच में, तो यहाँ पे आपका 1 बजेगा, वो भी दोपहर का, ठीक है। लेकिन ग्रीनविच के 15 डिग्री पश्चिम का समय 1 घंटा पीछे हो जाएगा, यानी कि 11 बजेगा। 1 घंटा पीछे होगा यानी सुबह के 11 बजे होंगे, ठीक है। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। 180 डिग्री आप पे आपकी क्या होगी, मध्य रात्रि होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होगा। क्योंकि बताया आपका जो ये आपका पृथ्वी है इसमें देशांतरी जो रेखाएं होती हैं वो आपकी सीधी खींची होती हैं, यानी लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका समय होगा ना वो आपके समान होंगे देशांतर में। तो इसी वजह से बताया गया कि देशांतरी यामोत्तर पर किसी भी स्थान पर आपका स्थानीय समय समान होता है। नेक्स्ट देखिए, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर जो होता है आपका अंतर होता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत से देशों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसमें आपका 1 घंटा 45 मिनट दिए गए। बाकी इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश, जो आपका अरुणाचल प्रदेश है और आपका यहाँ पे गुजरात पड़ता है, ठीक है। इसमें आपका लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है तो आपके गुजरात में कितने टाइम पे निकलेगा, तो 2 घंटे बाद, ठीक है। इस तरीके से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इसी वजह से क्या हुआ कि आपके भारत इतना बड़ा राज्य देश है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे एक खुद की एक काल्पनिक रेखा मानी गई थी। देखिए, इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो भारत में जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, IST, ठीक है। तो ये होता है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में, जो आपका पूर्व में पड़ता है। ये आपके इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जो आपकी भारत की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होती है, ठीक है। भारतीय ये आपका जो माना गया है इस यामोत्तर को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय यानी कि IST बोला जाता है के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, कबीर जो आपका है, एक एग्जाम्पल दिया गया इसमें। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न यानी कि दोपहर में शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच जो है शाम को 7:30 बजे शुरू होगा और तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। तो ये आपका बताया गया कि जो ये टाइम का जो इसमें
डिफरेंस हुआ वो किस वजह से हुआ, ठीक है। 5.5 घंटे जो होता है हमेशा आगे रहता है। नेक्स्ट देखिए, मैंने इंग्लैंड का बताया आपको इसमें, ठीक है। ये इंग्लैंड का होगा आपका, 2 में अगर 5.5 ऐड करेंगे तो आपके 7.5 घंटे हो जाएगा, यानी 7:30 बजे, ठीक है, शाम का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत ग्रीनविच के पूर्व, जो पूर्व में आपका 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का जो समय है ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। ये 5.5 घंटे का जो अंतर है इसमें ऐड कर दिया जाएगा। कुछ देशों का स्थानीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस है आपका, वहाँ पे 11 मानक समयों का अपनाया गया, वहाँ अपने भारत में सिर्फ 1, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 11 मानक समय है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ठीक है। तो वहाँ पे बांटा गया है इस तरीके से 1 घंटे के। ये आपका देखिए सेकंड जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें देखिए जो एमसीक्यूज दिए गए और जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, मैंने अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, ठीक है, एमसीक्यूज टाइप की, उसमें आप देख लीजिएगा तो आपको ये पूरा क्लास 6 का जो एमसीक्यूज है, क्वेश्चन आंसर है जो भी है, वो आपको एक वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगी। तो आप चैनल पे एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और ये लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे थोड़ी सी कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट होना पड़ेगा इस सीरीज को, तभी मैं अगले वीडियोस ला पाऊंगा या बना पाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।